नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात बहरेपन की समस्या की। बहरापन कानों से जुड़ी एक समस्या है जिसका समय रहते उपचार किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को कान से कम सुनाई देना या बहरेपन की समस्या है। बहरेपन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है या कान की कमजोर नसें, तेज शोर, कान में संक्रमण, विषाक्त पदार्थों के प्रभाव या चोट की वजह से भी बहरेपन की समस्या हो सकती है। कुछ तरह के बहरेपन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर को ठीक नहीं किया जा सकता और हमें उसे रोकने के लिए इसीलिए सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है। इसीलिए अपने कानों की देखभाल और सुनने की क्षमता को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए आज आप बनिए आयुष्मान भव में हिस्सा और पूछिए अपने तमाम सवाल, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं जो कि अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम सागर, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम सागर। साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ शालक्य तंत्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुंडल। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मोतिन मोला जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल हॉस्पिटल के, जो कि होम्योपैथी का नजरिया हमें इस समस्या से जुड़ा हुआ समझाएंगे। डॉक्टर मोला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आयुष्मान भव में। हमारे जो नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आयुष्मान भव का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कान या दोनों में आंशिक या पूर्ण बहरेपन का जो कारण है वो खुद जल्द ही पता नहीं लग सकता। इसलिए अगर समय पर किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श की जाए और तमाम सावधानियां बरती जाए तो सुनने की क्षमता और कानों की जांच करके उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। उम्र के साथ सुनने की क्षमता को होने वाला नुकसान या बहरापन बहुत ही सामान्य है। बहरापन चाहे आंशिक हो या पूर्ण कई कारणों से हो सकता है। बहरेपन के मुख्य कारणों में बुढ़ापा, तेज आवाज, रोग और आनुवंशिकता शामिल है। दरअसल हमारे कान की रचना के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर वातावरण से ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है। ये तरंगे कैनाल से होती हुई ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं और इनकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। इस वाइब्रेशन से मिडिल ईयर में मौजूद 3 बेहद छोटी हड्डियों में गति आ जाती है और इस गति के कारण कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद द्रव हिलना शुरू होता है। इनर ईयर में कुछ सुनने वाली कोशिकाएं होती हैं जो इस द्रव की गति से थोड़ी मुड़ जाती हैं और इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल दिमाग को भेज देती हैं। ये सिग्नल ही हमें शब्दों और ध्वनियों के रूप में सुनाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे इन बालों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, जो मस्तिष्क को विभिन्न ध्वनियों का संकेत देती हैं। कान के इसमें से किसी भी हिस्से को नुकसान होने से एक या दोनों कानों में आंशिक या पूर्ण बहरापन हो सकता है। सुनने की क्षमता में कमी आने के शुरुआती लक्षण बहुत साफ नहीं होते, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि सुनने की क्षमता में आई कमी वक्त के साथ धीरे धीरे और कम होती जाती है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके इसका इलाज कराना चाहिए। तो नंबर एक बार फिर से बता दें, टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित ने हमें बिहार से कॉल किया है। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका क्या सवाल है। सुमित, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर लीजिएगा और एक बार में सवाल पूछिएगा। आपको देख रहे हैं मैम। जी बताइए। हम ये कर रहे थे मैम, ये जो है ना मैम, सुमित आप टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। बंद कर दिया है मैम। हम सुमित कुमार बिहार से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया से। जी सवाल पूछिए। तो मेरे कान में जो है ना मैम, बहुत थोड़ा दिन पहले से मैम। हेलो, एक बार में सवाल पूछिए, एक बार में सवाल पूछिए। जी मेरा कान जो है ना मैम, थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है कान में। क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है आपको? वो मैम अंदर में है ना मैम, वो पी पैसा निकलता है वो। कितने दिन हुए सुमित? ये मैम हो गए मेरे वो 4-5 महीने हो गए मैम। 4-5 दिन से? नहीं, 4-5 महीने हो गए मैम। अच्छा, आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को मैम दिखाए थे किशनगंज में हम। अच्छा जी ठीक है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, हम डॉक्टर से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर प्रेम सागर, ये जो कान में क्या कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है?
अगर कान से पिछले 4 से 5 महीने से पीप आ रही है तो इसका मतलब कान के पर्दे में छेद होगा। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए डॉक्टर को दिखा के कान में पर्दे में किस तरह की दिक्कत है देखना पड़ेगा और उनको मोस्ट लाइकली एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेगी और शायद एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप भी देना पड़ेगा। लेकिन ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सलाह करके ही लेना चाहिए, बिना दिखाए नहीं, अपने आप से जाके मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो जैसा हमें डॉक्टर बता रहे हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं, किसी और अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं, अगर इलाज सही हो तो कितने दिन में समस्या ठीक हो सकती है? अगर इनका पहली बार हुआ है तो हो सकता है कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन अगर बहुत दिन से है पर्दे में छेद जो कि बार बार पस आ रहा है तो पर्दे की छेद के लिए छोटी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती अच्छा है। अच्छा। ठीक है। और यानी अगर दूसरी तरह की बीमारी है तो बड़ी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी के लिए एक बार मवाद को साफ़ करके पर्दा देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है पंकज हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कहने का मतलब ये है कि जब शावर से नहाते हैं जो कान में जैसे मैल वैल हो जाता है, काफी हार्डनेस हो जाती है, कभी कभी जो सॉफ्ट होती है कभी कभी हार्ड हो जाता है, उसको क्या चीज डालें जिससे वो निकल जाए? ठीक है, यानी कान साफ करने का क्या सही तरीका है, ये आप जी समझना जी चाहते हैं। जी जी ठीक जी। है डॉक्टर कुंडल, ये बहुत सामान्य सा सवाल है और कई लोग जानना चाहते हैं। पहली बात तो कानों की सफाई क्यों ज़रूरी है, ये भी पता होना चाहिए और कब कब करनी चाहिए। कानों की सफाई को लेकर क्या सामान्य प्रक्रिया रहनी चाहिए? नॉर्मली जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इनको ईयर वैक्स है। अच्छा। तो ईयर वैक्स कई बार नहाने से ऐसा होता है कि ईयर वैक्स जो नॉर्मली कान में होती है वो पानी के कारण फूल जाती है। तो फूलने के कारण कान में दर्द भी हो सकता है। तो इसके लिए जो आयुर्वेद में कर्णगूत कहते हैं, वैसे ईयर वैक्स है, तो इसको निकलवाना चाहिए। निकलवाने के लिए हम आयुर्वेद में तो तिल तेल, उष्ण तिल तेल डाल के इसको पिघला के निकाल सकते हैं और कभी कभी फिर ये चिकित्सक के पास जाके इसको निकलवाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो हम इसके बारे में डॉक्टर अब्दुल आपका भी नज़रिया समझ लेते हैं। जो कानों को साफ़ करना क्यों ज़रूरी है, पहले ये बताइए। और कैसे पता चले कि हमारा कान जो है वो गंदा है, क्योंकि कई लोगों को तो पता भी नहीं लगता कि वैक्स है या नहीं है। तो इसको लेकर ही सामान्य क्या करना चाहिए आपकी नज़र में, सामान्य तौर पे? फर्स्ट थिंग, जैसे हमारा ओवरऑल जनरल हाइजीन मेंटेन करना है, बिल्कुल। हमारा डेंटल हाइजीन मेंटेन करना है, तो हमारा ईयर का भी एक हाइजीन मेंटेन करना जरूरी होता रहता है। बट अनटिल अनलेस देयर इज़ सम प्रॉब्लम, अगर किसी का दर्द नहीं हो रहा है, ईचिंग नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको नज़र नहीं देते रहते। और इसी के लिए कुछ भी उसका अगर इन में भी वर्क्स और दूसरा भी कुछ फॉरेन पार्टिकल में टाइम्स हो सकते हैं, छोटा बच्चा स्पेशली उसका अंदर रह जाते हैं यार, बाद में उसी का कॉम्प्लिकेशन होता रहता है, चाहे इन्फेक्शन हो दूसरा कुछ, तब ऑल ऑफ ए सडन पेशेंट आ जाता है। तो उसके लिए स्पेशली छोटा बच्चों के लिए उसका जो केयर गिवर है उसको रेगुलर उसको चेक करना पड़ता रहता है। स्पेशली छोटा बच्चों स्कूल गोइंग या प्री स्कूल एज ग्रुप का वो फॉरेन बॉडी घुसा देते रहते हैं। एंड उसका साफ करने के स्पेशली हमारा रेगुलर जो होता रहता है वर्क फॉर्मेशन होता रहते हैं एंड उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको रिमूव करना है। बट रिमूव करते हुए ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं, मेटल यूज़ करते थे, मेटल स्टिक, जो स्पेशली यूजुअली नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड यूजुअली अगर जैसे जनरल हेल्थ चेकअप होता रहते हैं तो जनरल हेल्थ चेकअप का पार्ट का हिसाब से भी कोई हेल्थ चेकअप प्लान का अंदर वो ईयर भी चेक करते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं जो की जा सकती है। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं और फिर हम बात करते हैं। संदीप ने हमें कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। थैंक यू सर। जी बताइए। जी सवाल पूछिए संदीप। सर जी, मेरे 8-9 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी कान पे। हेलो। जी जी, आप पूछिए, हम सुन पा रहे हैं। 8-9 महीने पहले मेरी चोट लगी थी कान के ऊपर, जब से कान के अंदर चूं चूं की आवाज आती है। अच्छा, लगातार आती रहती है ये? रेगुलर आती रहती है, रात को भी दिन को भी, कभी नहीं मिटती एक्सीडेंट बाद में। आपने दिखाया है डॉक्टर को? मैंने दिखाया था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, डॉक्टर ने तो ड्रॉप भी दी थी, ड्रॉप भी डाली थी, मेडिसिन भी दिया था, मेडिसिन भी मैंने लिया था, फिर वो ऐसे बोला था कि ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, हम डॉक्टर से आपके सवाल का जवाब लेंगे। जी डॉक्टर प्रेम सागर, आप जो वैक्स को लेकर बता रही थी, हाइजीन को लेकर, और फिर इनके सवाल का जवाब। हाँ जी, जैसे हमारे बाकी डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको कब क्लीन करवाने हैं,
तो नॉर्मली आमतौर से हमारे कान की बनावटी ऐसी है कि जो वैक्स फॉर्मेशन होती है वो बाहर कान के बाहरी हिस्से में जो आउटर ईयर है वहाँ तक आ जाती है। जब बाहर आ जाती है तो हमें बाहर से दिख जाती है। उसी स्टेज में हमें अपने आप क्लीन कर सकते हैं। छोटी सी सॉफ्ट सी कपड़ा लेके कॉटन का हम उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अपने आप से कोई भी लकड़ी, पिन या कोई भी चीज़ अंदर नहीं डालनी। और अगर सफाई की ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी को सफाई की ज़रूरत पड़ती है जिनकी वैक्स अपने आप बाहर तक नहीं आ पाती है, वो सिर्फ स्पेशलिस्ट के पास ही करवाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में स्ट्रीट में भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कान की मैल साफ़ करने के लिए बैठे होते हैं। उनसे सफाई ना करने के लिए हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं 2 कारण से। एक तो कान के अंदर जो मिडिल ईयर में पर्दा है उसमें चोट लगने की काफ़ी चांसेस है। अगर चोट लग गई फिर उसके लिए आपको शायद बाद में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज़ करते हैं अगर वो स्टेराइल नहीं है, जो कि नहीं होता है, तो कान में उस सफाई के वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके कान के मैल की सफाई की ज़रूरत है तो प्लीज़ ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके ही सफाई करवाइए। बिल्कुल। और जो संदीप का सवाल था, इनको चोट लगी है और उस चोट के बाद 7-8 महीने हो गए हैं, लगातार इनको एक साउंड आती रहती है। मैं संदीप जी से कुछ सवाल करना चाहूँगी। क्या आपके दोनों कान में आवाज़ आ रही है? नो सर, राइट वाले में आती है। चोट के बाद से राइट कान में क्या आपको सुनाई ठीक दे रही है? हम थोड़ा पहले तो सही सुनता था, पर अब 1-2 महीने से जैसे लेफ्ट वाला ईयर है इससे बेस्ट कम सुनता है। राइट वाले में कम सुनता है और लेफ्ट वाले में थोड़ा ज़्यादा सुनता है। क्या जैसे आपको चोट के बाद चक्कर आई थी? चोट के बाद इसमें थोड़ा ब्लड आया था। चक्कर आए थे? चक्कर आया था सर जी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, मेरे को बेहोश हो गया था, मेरे को पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। जब मैं होश हुआ था तो मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, आईसीयू के अंदर था। आईसीयू के अंदर कान से ब्लड आ रहा था। आपको फिर ENT स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। वो कान की अंदर से चेक करेंगे, सुनाई के जांच करेंगे और ज़रूरत पड़े तो CT स्कैन करके कान के अंदर ही कान के जो इनर ईयर है उसकी जांच भी करेंगे। अगर कान की नसों की कमज़ोरी हुई है, कई बार चोट के बाद हो जाता है, तो आपको कान में ये आवाज़ जिसको हम टिनाइटस बोलते हैं तो हो सकता है। तो इसलिए पहले जांच करेंगे, उसके बाद ही जो कारण मिलेगा उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। मैंने ENT वाले को दिखा लिया, बहुत दिन तक मेरे ENT में मेडिसिन भी चला था। अभी मेरा मेडिसिन चल रहा है ENT वाले से। ENT वाले ने ऐसे बोला था कि ठीक हो जाएगा, पर ये 9-10 महीने की बात हो गई, ये ठीक नहीं हुआ। आपको सुनाई की जांच हुई थी सर? तब हुई थी, 2-3 बार करवाई थी मशीन से। तो उसमें क्या आया? उसमें तो नॉर्मल आया था। कई बार अगर सुनाई ठीक है फिर भी आवाज़ आ रही है तो कई बार नसों की थोड़ी इरिटेशन होती है चोट के बाद, जो दवाइयों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर टाइम के साथ कम हो सकता है। या फिर टिनाइटस रीट्रेनिंग थेरेपी कर सकते हैं, जिसके लिए अगेन आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास से विजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब अगले कॉलर हमें कॉल किया है मोतीराम जी ने, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है मोतीराम जी हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। और अब अगले कॉलर। मोतीराम जी, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए और फिर एक बार में प्रश्न पूछिए अपना। बताइए। हेलो, बताइए। टीवी की आवाज। जी मैडम। मैडम, पैदाइशी थोड़ा सा हमारे बच्चे के इसमें कैसा आवाज नहीं आता उसको। जी मैडम। जन्म से ही ये समस्या है? पैदाइशी मोतीराम जी, हम नहीं सुन पाएंगे आपको। अगर आप टीवी की आवाज लगातार खुली रखेंगे तो हमें कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि समय काफी ज्यादा लगेगा। एक बार में सवाल पूछिए आप अपना। हम थोड़ा सा इलाज किए पुणे। जो हम समझ पाए हैं, आपके बच्चे को सुनने में परेशानी और शायद हो सकता है जन्म से ही ये दिक्कत उन्हें हो। अगर मैं आयुर्वेद के नज़रिए से समझूं, कई ऐसे लोग हैं, 27,000 करीब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो जन्म से ही बहरे होते हैं। क्या उनकी सुनने की क्षमता को वापस लाया जा सकता है? मैडम, इसमें एक कंजेनाइटल डेफनेस कह सकते हैं इसमें। तो इसको रूल आउट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बैरा टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि इनको बच्चे को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो पहले डायग्नोज करेंगे। अगर उस बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है तो हम फिर उसमें रेजुविनेशन थेरेपी करेंगे, रसायन चिकित्सा कर सकते हैं। इस तरह की चिकित्सा इसमें लाभदायक होगी। लेकिन सबसे पहले डायग्नोज करना है कि बच्चे को सुनाई देता है या नहीं देता है। ठीक है।
होम्योपैथी जो सुनने से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं डॉक्टर अब्दुल, होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है? मैडम कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन का ही रोल कम है, उसको सर्जिकल इंटरवेंशन का ज़रूरत है। किसी का कॉन्जेनिटल एट्रेसिया मतलब उसका डिफॉर्मिटी है, अच्छा। तो उसके लिए कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्सेप्ट सर्जिकल इंटरवेंशन कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसे कुछ है जैसे बताया जो कॉन्जेनिटल है, बट इसको हो सकते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका मदर का कुछ इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके लिए कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनल कुछ डिस्टर्बेंसेस है। ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते रहते हैं। एंड यूजुअली जैसे ओल्ड एज में सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ जो डिवनेस होता रहते हैं, उसमें भी हमारा ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट अच्छा है। यानी जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है उससे रिवर्स हो सकता है? रिवर मैडम नॉट ऑलवेज, जैसे जो आपको प्योर जो उसको डेफिशिएंसी हियरिंग लॉस हो गया 100% उसको रिकवर हो सकते हैं। अच्छा। बट उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, उसका एबिलिटी उसको मतलब जरूर उसको इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड फ्यू केसेस में उसको बिल्कुल उसको रिकवर हो जाता रहता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन उसका सिवियरिटी एंड हाउ लॉन्ग पेशेंट इज सफरिंग एंड उसको क्या कारण है। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना होगा। डिपेंडिंग ऑन लाइक दर्द किसी का फैमिलियल रीजन्स होता रहते हैं, तो ये वाला और कुछ प्री एग्जिस्टिंग सिस्टमिक डिजीज है कि नहीं जो उसको इंटरवेन कर सकते हैं, अच्छा। ये वाला चीज़ डिपेंड करता है। बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर प्रेम सागर, मैं चाह रही थी आप थोड़ा मोटे तौर पर समझाइए कि जब हम बहरेपन की समस्या की बात करते हैं तो ये क्या अलग अलग तरह की होती है? क्योंकि हम कई लोगों को देखते हैं जो कम सुनते हैं, कई हैं जो पूरी तरह से सुनने की क्षमता गंवा देते हैं। किस तरह के प्रकार होते हैं बहरेपन को लेकर? बहरेपन बहुत तरह की इसकी डिवीज़न कर सकते हैं। एक तो आप एक कान से नहीं सुन रहे हैं या दोनों कान से नहीं सुन रहे हैं, उस हिसाब से या फिर आपकी प्रॉब्लम किस हिस्से में है कान में। जैसे शुरू में हमने देखा कि कान में आउटर ईयर होती है, मिडिल ईयर होती है, इनर ईयर होती है। अगर प्रॉब्लम आउटर ईयर की बनावटी में है या कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे बीमारी है, आउटर ईयर मिडिल ईयर में है, तो उसमें कंडक्शन मतलब बाहर की जो ध्वनि है वो अंदर तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। लेकिन अगर इनर ईयर जो है, कॉकलिया जहाँ पे होती है, अगर कॉकलिया या फिर कॉकलिया नर्व जो छोटी कान या इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है, फिर उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है। तो जो कंडक्टिव वाला पार्ट है, जो बाहरी और मिडिल ईयर की प्रॉब्लम है, वो ठीक सर्जरी से किया जा सकता है, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इनर ईयर की प्रॉब्लम है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो उसके लिए हम फिर हियरिंग को रिहैबिलिटेशन करते हैं, जो कि या फिर हियरिंग एड से होती है या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, ठीक है। आइए अब एक और कॉलर हैं, उनका सवाल हम सुन लेते हैं। कालरा बहन ने हमें गुजरात से कॉल किया है। आपका स्वागत है कालरा बहन जी, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार, बताइए। મારો પ્રશ્ન છે, नाक में आयुर्वेदिक ड्रॉप्स हफ्ते में एक बार डालने से कानों को कोई नुकसान होता है? आप ये पूछ रही हैं कि कान में कोई ड्रॉप डालने से? नाक में। ठीक है, नाक में। अच्छा, नाक में कोई ड्रॉप अगर डाली जाए तो क्या कान पर उसका असर पड़ता है, आप ये जानना चाहते हैं? ठीक है, क्या लगातार आप कोई ड्रॉप इस्तेमाल कर रही हैं? ना। अच्छा, ठीक है, हफ्ते में एक बार। ठीक है। डॉक्टर, तो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स जो नाक में डालते हैं, ये सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आयुर्वेदिक ड्रॉप की बात कही है उन्होंने आयुर्वेदिक। तो क्या नाक में अगर कोई ड्रॉप डाली जा रही है तो कान से उसका संबंध है? देखिए, पहले पूछना पड़ेगा कि कौन सी ड्रॉप्स डाल रही हैं ये। ठीक है, अगर जैसे हमारे आयुर्वेद में इंडिकेटेड हैं नसें, उसमें मेडिकेटेड ऑयल हम नाक में डाला जाता है। उसमें दो तरह से नसें होते हैं, मर्श और प्रतिमर्श। मर्श नसें तो होता है जिसमें कि हम 10 to 12 ड्रॉप्स नाक में डालते हैं हफ्ते 10 दिन तक, और जो प्रतिमर्श है उसमें 2-2 बूंदें लगातार डाल सकते हैं। तो अगर आयुर्वेदिक ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उससे कोई नुकसान होगा कान में। ठीक है, अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं, नसें करते हैं, तो उससे उनको बेनिफिट होगा, सुनने में भी बेनिफिट होगा। जो भी डॉक्टर है उन्होंने जितने समय जितनी मात्रा प्रिस्क्राइब की है, अगर उस तरह से किया जाए तो असर, अगर प्रोसीजर प्रॉपर है और चिकित्सक की सलाह से अगर वो डाली जा रही हैं, नसें कर्म किया जा रहा है, तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगले कॉलर उत्तर प्रदेश से सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सौरभ कार्यक्रम में, बताइए, सवाल पूछिए आप अपना। सर जी, मेरी चोट लगी थी 9-10 महीने पहले। ठीक है,
सर में भी चोट लगी थी, एक कान पे भी चोट लगी थी। अच्छा, ठीक है। तो मैं 9-10 महीने हॉस्पिटल, 8-9 महीने पहले, हम्म। तो 7-8 दिन से मैं आईसीयू में रहा था, फिर मैं डिस्चार्ज हो गया था। तो जब एक्सीडेंट के बाद जब वो चोट लगी, जिसके बाद में कान में चूं चूं की कंपन की आवाज आती है, वॉल्यूम आती रहती है 24 घंटे। ठीक है, आपकी समस्या भी जो हमारे एक पहले कॉलर हैं उन्हीं की तरह है, लेकिन मैं चाहूँगी संक्षेप में आपके लिए भी एक बार डॉक्टर दोहरा दें। क्या ये वही समस्या है, इनको भी चोट लगी थी और इनके कान में भी वही बिल्कुल आवाज़ें आ वही रही हैं? सेम चीज़ मैं बताऊंगी कि इनको एक बार डॉक्टर की ये सलाह क्या करनी। होता है? क्या चोट लगने से इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है? चोट तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर कहीं पे भी लग सकती है। ठीक है। तो अगर आउटर ईयर, मिडिल ईयर में लगती है तो कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होती है, उसमें भी चूं चूं की आवाज़ हो सकती है, लेकिन वो ठीक कर सकते हैं हम ऑपरेशन करके। अगर इनर ईयर में चोट लगी है तो फिर सेंसोरिनुलर हियरिंग लॉस होती है, जिसमें भी टिनाइटस हो सकती है और उसकी भी फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए डॉक्टर की दिखा के सलाह करके ही आगे उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल, जैसे आप तमाम तरह के हेयरिंग लॉस की बात कर रहे थे, आपने बुढ़ापे का भी जिक्र किया। मैं जानना चाहूँगी और क्या कारण हो सकते हैं बहरेपन के? एक तो कि कोई जन्म से ही बहरा है, दूसरा एक उम्र कारण होता है जो हम मोटे तौर पर जानते समझते हैं, और क्या अन्य वजह हो सकती हैं बहरेपन के पीछे? मैडम, आजकल नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड इन एडिशन टू दैट कुछ इवन एलोपैथिक मेडिसिन है नोन, अच्छा। जो भी ऑटोटॉक्सिक होते रहते हैं, उसके लिए भी यूजुअली हो सकते हैं। एंड और भी डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट इंटरवेंशन, डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीड्योर, उसका एज ए कॉम्प्लिकेशन वो भी डिफरेंट हियरिंग लॉस हो सकते रहते हैं डिफरेंट एक्सटेंट तक। ठीक है। एंड और भी अदर डिजीज जैसे ऑटोस्क्लोरोसिस, कोई इवन ट्यूमर, जो ट्यूमर मेनी टाइम्स कान का अंदर हो सकते हैं, इवन ब्रेन का अंदर में भी हो सकते हैं, उसके लिए भी हियरिंग लॉस हो सकते हैं। ठीक है। तो यानी तमाम सारी वजह हैं जो बहरेपन से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर क्या ऐसा है कि बहरापन एक ऐसी समस्या है जिसका बहुत बाद में जाके पता लगता है, जब तक नुकसान ज़्यादा हो चुका होता है, ऐसा है क्या? उसकी जो टारगेट है वो आमतौर से बच्चे होते हैं, अच्छा। जिनको अभी बात हो रही थी कि जन्मजात जिनको बहरापन है, या फिर अगर छोटे बच्चे में पहले सुनाई दे रहा था, बाद में बुखार हुआ, दिमागी बुखार हुआ, कोई दवाई चढ़ी, उसके बाद सुनाई की लॉस, हियरिंग बहरापन हुआ, हियरिंग लॉस हुआ, तो बच्चे बता नहीं पाएंगे कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वही स्थिति है जहाँ पे ये या फिर पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पाते हैं, बच्चा बोल नहीं पाता है। जब बच्चे का बोलने का उम्र होता है, बच्चा बोलता नहीं है, लेट हो जाता है, तब जाके पेरेंट्स को वो डाउट होता है, ये डॉक्टर की सलाह करते हैं। उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि एक सेंसिटिव पीरियड होती है, बच्चे को आवाज़, शब्द सुनना, नॉइज़ सुनना, मम्मी पापा की बात सुनना और सुनने के बाद ही बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये उम्र तक ही होती है जहाँ पे बच्चा सुनता है और बोलना शुरू करता है। लाइक 5 साल 6 साल अगर बच्चे को हो चुका है, जब बच्चे ने कुछ भी आवाज़ नहीं सुनी है, उसके बाद जब भी हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, फिर बच्चे की वो बोलने वाली प्रक्रिया सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। तो इसलिए वही वाला एज ग्रुप है जहाँ पे ये सुनने वाली दिक्कत देर में पता चलता है और बहुत नुकसान भी होता है। यानी बाकी में है वो तुरंत पता लग जाएगा? हम बता सकते हैं, अगर हम सुन रहे हैं और हम कल नहीं सुन पाएंगे, हम ये बता सकते हैं कि हमें नहीं सुन रहा है, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। बिल्कुल, यानी वो सिम्पटम तुरंत नजर आएगा जी कि हम सुन लेकिन नहीं छोटा बच्चा बोल ही नहीं पाएगा। वो तभी हमें पता चलेगा जब उसका जो बच्चा पहले बोल रहा था वो बोलना उसका क्लियर कम हो रहा है, बच्चा हमारी बात को सुन नहीं रहा है। या फिर छोटा बच्चा पैदाशी है, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा है। बिल्कुल। आसपास वाले बोलते हैं बोल लेगा, कई बच्चे धीरे बोलते हैं, कई बच्चे लेट बोलते हैं, फिर वो 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल बाद भी लेके आते हैं। तब फिर हम कितना भी कोशिश कर ले, उन बच्चों की स्पीच जो है हम वापस नहीं ला पाते हैं। अच्छा, यानी जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाया जाएगा उतना जल्दी इतना ही अच्छा होगा। जिस मोमेंट में आपको डाउट लगता है कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, आपने क्लैप किया, कहीं पे फ़ोन की रिंग हुई, झुनझुना बजाया, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह करनी चाहिए। बस टेस्ट ही करेंगे, नॉर्मल आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अनडिटेक्टेड चला गया तो वो इम्पॉर्टेंट जो टाइम पीरियड है जहाँ पे अगर हम बच्चे को, चाहे हियरिंग एड हो, चाहे वो इम्प्लांट, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो, अगर वो टाइमली हम करें और रिहैबिलिटेशन कराएं तो बच्चा आम बच्चों की तरह उसकी स्पीच लैंग्वेज डेवलप करेगा और बच्चा नॉर्मल स्कूल जाएगा। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं।
अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका शुक्रिया। बताइए आपका क्या सवाल है? कोक्लियर इम्प्लांट पे कितना खर्चा आता है? ठीक है, ठीक है डॉक्टर, अगर आप इसका जवाब दें। कॉक्लियर इम्प्लांट की जो मशीन, उसके दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा, एक अंदर वाली हिस्सा। जो अंदर वाली हिस्सा वो ऑपरेशन करके हम डालते हैं। तो पूरे दुनिया भर में 3 या 4 कंपनी ही कॉक्लियर इम्प्लांट बनाते हैं। जो सबसे कम खर्चा आता है वो लगभग 4.5 से 5 लाख से लेके 20 लाख तक की मशीन आती है। उसकी बेसिक मॉडल, एडवांस्ड मॉडल या कंपनी से कंपनी फ़र्क लेके प्राइस है। ये है जो इम्प्लांट की मशीन। उसके अलावा ऑपरेशन का, दवाइयों का और जांचों का खर्च अलग से है। बिल्कुल, ठीक है। अब जो अगले कॉलर हैं वो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकुन ने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है निकुन, प्रश्न पूछिए आप। निकुन, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार। अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ मैडम ये बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी को पड़ता है। आपकी माता जी के बारे में सवाल है, उन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है? हाँ जी। ठीक है, उनकी उम्र क्या है आप बताइए? उनकी उम्र है 45। बहुत सही से आपकी आवाज़ निकुन हम तक नहीं आ पा रही है। कुछ समय से ही ये दिक्कत हुई है उन्हें? हाँ जी। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया अब तक? डॉक्टर को दिखाया था तो दवाई उनने डाल दी थी, उससे आराम नहीं लगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कुंडल, जो उम्र के साथ सुनने की समस्या में दिक्कत आने लग जाती है, उसमें आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? देखिए, इसमें ऐसा लगता है कि इनको सेंसोरी न्यूरो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम लगती है। अच्छा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये वात दोष शरीर में बढ़ता जाता है। तो इसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि वात दोष अनुलोमन करना चाहिए। तो वात दोष अनुलोमन करने के लिए हमारे पास कई प्रोसीजर्स हैं या कई एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे हम कर्ण पूरण कर सकते हैं वात और औषधियों से, जैसे कई अनुतैल वगैरह इनका यूज़ करते हैं, या नसें कर सकते हैं। तो इस तरह की औषधियाँ करने से वात अनुलोमन होता है और साथ में जो उदर जत्रुगत जितनी सिराएँ हैं वो सुदृढ़ होती हैं और उससे क्या है कि सुनने की शक्ति बेहतर होती है। तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हम रसायन चिकित्सा कर सकते हैं, घृतपान सेवन कर सकते हैं और वात और औषधियों से हम स्नेह विरेचन कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर ट्रीटमेंट हम करेंगे तो ज़रूर इनकी समस्या में कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है। और डॉक्टर, जो आपने होम्योपैथी जिन जिन जगह मदद कर सकते हैं उसके बारे में आपने बताया, और जो मैं आंकड़ा भी पढ़ रही थी, जैसे मैंने कहा कि 27,000 बच्चे पूरी तरह से सुनने की क्षमता नहीं होती, इस तरह के पैदा होते हैं भारत में ही अगर बात की जाए। तो आपको लग रहा है कि इतनी अवेयरनेस है क्या लोगों में अभी इस चीज़ को? क्या पहले ही जांचा जा सकता है और होम्योपैथी मदद कर सकती है? द फर्स्ट थिंग मैडम, ये आपको जो कंजेनिटल जो प्रॉब्लम का बात किया, द थिंग्स अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, हॉस्पिटल में ही डिलीवरी हो, अच्छा। और उसको इमीडिएट अगर स्क्रीनिंग हो जाए, तो अगर टाइमली, अगर सिर्फ हियरिंग नहीं है, उसको मतलब और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं उसका साथ, अगर किसी को रेटिनोपैथी भी हो सकती है, स्पेशली प्रीमेच्योर डिलीवरी में। तो इस चीज़ को टाइमली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग हैं जिनके माँ बाप को अगर समस्या है तो बच्चे को भी उसके परसेंटेज मतलब ज़्यादा हो जाती है आशंका कि बच्चे को भी प्रॉब्लम हो। कुछ है, हर टाइम नहीं है ऐसे। कुछ फैमिलियर कंडीशन है, उसको कोई समटाइम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें होने का चांसेस है, बट वो थिंग्स दे आर कंपैरेटिवली लेस। अच्छा। बट चांसेस है, टोटल नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर है बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। बट उसको हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको डिलीवरी हो और उसको स्क्रीनिंग इट इज़ रेगुलर। आजकल हर पेशेंट का प्रीमेच्योर डिलीवरी में ये होगा ही होगा, और उसको टाइमली डायग्नोस हो जाएगा तो उसका पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उसका बहुत अच्छा देयर इज स्कोप है। और होम्योपैथी इसमें क्या कर सकते हैं, इन एडिशनल हम लोग उसको जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका साथ में हमारा मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। बट ऐसे कंडीशन में हम लोग खुद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं रखते हैं। अच्छा, ठीक है। अगले कॉलर अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है बताइए। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए। हाँ मैम, जैसे हम टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए अमित, और एक बार में सवाल पूछिए अपना। मैम, जैसे ठंडी का जब मौसम आता है तो हमको जैसे कुछ तीखा अगर हम खाते हैं, जैसे
मैम ये जाड़े उड़े के समय में हमारे कुछ तीखा उखा खाते हैं तो कान में अजीब तरह का होता है, ऐसा क्यों होता है मैम, यही जानना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर, क्या कोई संबंध है ज़्यादा तीखा खाने से? हमने देखा है नाक से पानी, आँख से पानी तो आ जाता है अगर ज़्यादा मिर्च खाई जाए। कान में भी कुछ हो सकती है दिक्कत, और खासकर सर्दियों के मौसम में उन्होंने बताया। सीधा कोई रिलेशन? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की समस्या लगातार आपको बनी है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। मानवेंद्र ने हमें कॉल किया है, मानवेंद्र का कॉल हम लेंगे। मानवेंद्र, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी मैम, जब भी कभी डीजे या फिर ज्यादा ध्वनि वाले एरिया में जाते हैं तो दिक्कत होती है कान में? जी, तो उसके बाद वहां से दूर आने पे काफी दिक्कत होती है, जैसे कानों में ढक्कन लग गया हो। अच्छा। जो मानवेंद्र बता रहे हैं, ये समस्या आजकल मुझे लग रहा है बहुत बढ़ भी रही है। तेज़ आवाज़ें, लगातार ईयरफोन्स का इस्तेमाल, और ये जो चीज़ें हैं ये कितना नुकसान पहुंचाती हैं कान को? वो इसको बोलते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। जो शोर से हमारी बहरापन होती है, ये मोस्टली हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो हमारी जो जहाँ पे हम काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो होती है, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, और लोग जहाँ पे एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में काम करते हैं, ट्रैफिक में काम करते हैं, तो वो जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में उनको लाउड नॉइज़ से एक्सपोजर होती है, तो उनको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों साल अगर एक्सपोजर हो रही है तो उनको हियरिंग लॉस होती है। वो सेंसरी न्यूरल टाइप का होता है, फिर उसकी कोई मेडिकल उपचार नहीं है। अच्छा। और जो सडनली अकॉस्टिक ट्रॉमा है, मतलब एकदम से लाउड नॉइज़, बहुत लाउड नॉइज़ हुआ, जो आमतौर से डीजे में होती है, बारातों में होती है, उन सब में, या फिर पटाखे हो गए, दिवाली के पटाखे हो गए, तो उसके बाद हमारी दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक है कि टेम्पररी, दैट मीन्स हफ्ता 2 हफ्ते के लिए हमारी कान की सुनाई कम हो जाती है, वो वापस आने के चांसेस है। वो अपने आप भी आ सकता है और मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर दोबारा से वो एक्सपोज़र हो गया या फिर बार बार होता रहा, कंटिन्यूस एक्सपोज़र, हाई नॉइज़ को एक्सपोज़र होता रहा सडनली, फिर वो परमानेंटली हियरिंग लॉस हो जाती है। फिर उस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर अब्दुल, मैं चाहूँगी आप सामान्य तौर पर अपने कानों को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। फर्स्ट थिंग, जैसे उसका रेगुलर क्लीनिंग का मैडम बता दिया था, उसको नेचुरली ऐसे ही हमारा मतलब और स्ट्रक्चर ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा उसको केयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग कोई आर्टिफिशियल स्पेशली स्टिक से उसको मतलब क्लीन करने का कोशिश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारा इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें यूजुअली ज़्यादातर कॉमन पीपल क्या करते रहते हैं, किसी का कान में दर्द हुआ था, पहले कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन दिया था, मान लो 2 मंथ्स बैक, उसका 1 मंथ का यूजुअली आफ्टर ओपनिंग होता रहते, तो पुराना आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप वो यूज़ करते रहते, क्योंकि पहले उसको फ़ायदा मिला था, वो यूज़ करते रहते। तो ऐसे सेल्फ मेडिकेशन बाई एनी मीन्स ना करें। एंड नंबर 2, खुद से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ शायद इसी के लिए ये चीज़ हुआ, तो मेनी टाइम्स हम लोग ठीक है, मेनी टाइम में भूल नहीं है। तो कोई भी अगर हमारा ये स्पेशल सेंस है हियरिंग, तो इसके लिए कोई भी एज्यूम ना करे, तो मेडिकल इंटरवेंशन जो एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट का हम लोगों को ओपिनियन लेना है, उसको एग्जामिन कराना है, ये है। और नंबर 4 है, आजकल एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, जैसे हम लोग जितना चाहे ब्लूटूथ डिवाइसेस या जो भी हम लोग यूज़ करते रहते हैं, दिस थिंग इसका मिनिमाइज किया जाए। एंड उसका भी देयर आर सर्टेन रूल रेगुलेशन, जो भी हम लोग उसका मैक्सिमम वॉल्यूम यूज कर सकते, तो लेस देन 60% बोलते रहते इट इज़ रिकमेंड बेटर, और लंबे टाइम एंड एट ए स्ट्रेच लॉन्ग टाइम यूज ना करे। एंड नंबर 2, जितना भी आजकल बोलते रहते हैं ये जो एज है ऑफ द नॉइज़, तो इसको हम लोग मेनी टाइम्स मेनी थिंग्स, हमारा मतलब इंटरवेंशन का स्कोप नहीं है, बट हम लोग म्यूजिक डीजे कितना हम लोग यूज करेंगे, उसका ड्यूरेशन, उसका कितना इंटेंसिटी होगा, ये हम लोग का हाथ में है, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जो चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है उन्हें ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। एक आखिरी कॉलर स्मृति हमारे साथ झारखंड से जुड़ी हुई है, उनका हम कॉल ले लेते हैं। स्मृति, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका।
मैम मेरे दादाजी जो हैं उनको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है। एक्चुअली हुआ था कि उनके कान के सामने पटाखा फूटने की वजह से ऐसा हुआ था। तो मैम मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए, बहुत दिनों से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। जी, बहुत दिनों से ये समस्या है स्मृति, जैसे आप बता रही हैं। ठीक है, हमारे साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ, आप किससे जवाब लेना चाहेंगी, बताइए। मैम एलोपैथी। ठीक है, डॉक्टर प्रेम सागर बताइए। अगर 9 साल से उनको सुनाई की दिक्कत है, पटाखे होने से 2 तरह की सुनाई की लॉस हो सकती है। अगर प्रेशर ज़्यादा बनी हुई है तो पर्दे में छेद होने से भी हियरिंग लॉस हो सकती है, और अगर ज़्यादा शोर हुआ है उसके बाद हियरिंग लॉस हुआ है तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो अगर पर्दे में छेद है तो उसकी ऑपरेशन करके ठीक करा जा सकता है, लेकिन अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो फिर आपके दादाजी को हियरिंग एड की ही ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ जो समय है कार्यक्रम का वो यहीं पूरा हो गया है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। डॉक्टर कुंडल आपका, डॉक्टर प्रेम सागर आपका, डॉक्टर अब्दुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कानों की सेहत बहुत हद तक हमारे हाथ में है, और जो सावधानियां, जो उपाय, जो इलाज के तरीके आज विशेषज्ञों ने बताए हैं, इनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि कानों की सेहत को भी हम दुरुस्त रख सकें। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार के दिन हम बात करेंगे किडनी की सेहत की, और जानेंगे कि कैसे रखें अपनी किडनी का ख्याल और अपनी किडनी को रखें पूरी तरह सेहतमंद। तो बनिएगा अगले शनिवार भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।